सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत आज हमें दूसरे उपदेश में जो बहिर्शोधन है यानी जो षटकर्म है उनकी चर्चा करेंगे। दूसरे उपदेश के 22वें सूत्र में कहा गया है कि धोतिर बस्तीस तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातीश चेतानी षटकर्माणि प्रचक्षते, अर्थात धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपाल भाती ये 6 कर्म है शोधन के। इन 6 कर्मों के अंदर जो सबसे पहला कर्म है, जो सबसे पहली शोधन की क्रिया है, वह धोती कर्म है। और धोती कर्म में 23वें सूत्र में बताया गया है कि जो सूती वस्त्र होता है लगभग 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, और ये 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होना चाहिए। इस प्रकार का एक वस्त्र लें और उस वस्त्र को गुनगुने पानी में डुबा देना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे उस वस्त्र को निगलना चाहिए। जब इस वस्त्र को हम धीरे धीरे निगलते हैं तब यह वस्त्र क्या होता है, हमारा जो अमाशय का भाग है, अमाशय उसके अंदर यह जाता है। और उसके जाने के पश्चात में, क्योंकि पूरा अंदर नहीं जाता है, थोड़ा सा उसको बाहर रखा जाता है ताकि आसानी से पकड़ करके हम क्या कर सकें, उसको बाहर निकाल सकें। उसके पश्चात में धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ करके और अपनी हथेलियों को उसके ऊपर रख करके जैसे नोली क्रिया करते हैं उस प्रकार से पेट की मांसपेशियों को संचालित करना चाहिए। और जब इन पेट की मांसपेशियों को संचालित करते हैं तब हमारे गले और जो हमारा पेट होता है उसके अंदर जितना भी श्लेष्मा मेद आदि जो जमा हुआ होता है वह उस वस्त्र के चिपक जाता है। और फिर उसके बाद में उस वस्त्र को धीरे धीरे खींचते हुए हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। यह जो धोती कर्म है, इस धोती कर्म को किसी गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने आप पढ़ करके या इसके लाभों को पढ़ करके प्रभावित होकर के स्वयं न करके किसी अच्छे धोती अभ्यासी की देख रेख में इसकी हमें शुरुआत करनी चाहिए। और कहा गया है कि इस धोती को यदि हम करते हैं तो जो श्वास है, प्लीहा है, कुष्ठ रोग है और 20 प्रकार के जो कफ है वह इससे दूर हो जाते हैं। तो इससे हमारा जो आहार नाल है, हमारा आमाशय है, हमारा जो हृदय प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके शुद्धिकरण के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी प्रकार से जो 26वां सूत्र है, 26वें सूत्र में बस्ती के बारे में कहा गया है। और जो बस्ती कर्म है ये वास्तव में हमारी जो बड़ी आंत है उस बड़ी आंत के शोधन के लिए, हमारा जो मलाशय है उस मलाशय के शोधन की यह एक क्रिया है। और इस क्रिया को करने के लिए उत्कटासन में बैठ करके, और एक जो बांस की नली होती है, आजकल तो अनेक प्रकार की जो रबर है या प्लास्टिक है इस प्रकार की भी नलियां उपलब्ध हो जाती है, परंतु पुराने समय के अंदर बांस की जो नली होती थी उस नली को गुदा द्वार के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। और गुदा द्वार के अंदर प्रवेश करवा करके, और कोई भी तालाब है, जलाशय है, नदी है, या इतना पानी होना चाहिए कि हमारी नाभि तक का जो शरीर है उसके अंदर डूबा रहे। और उसके बाद में पानी को ऊपर की ओर खींचा जाता है। और पानी जब हमारे मलाशय और बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है तो वहां पर पहुंच करके जो उसके अंदर चिपका हुआ मल आदि होता है उसका शुद्धिकरण होता है। यानी कि आंतों में और उसमें जो चिपका हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वह वहां से छूट जाता है। इतना ही नहीं, इस बस्ती कर्म से जो हमारा मूल शोधन तो होता ही है, साथ में जो मूलाधार चक्र है और जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो यहाँ पर सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है उसको भी यह क्रिया प्रभावित करती है।
इस क्रिया को गणेश क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जो गुल्म है, पलीह है, जलोदर है और त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ है, वह भी इसके द्वारा दूर होते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें स्फूर्ति आती है और अंतःकरण हमारा निर्मल होकर के जो जठराग्नि होती है वह प्रबल होती है। इतना ही नहीं, जो कब्ज है, पाइल्स की जो बीमारी है वह दूर होती है। और आयुर्वेद में तो कहा गया है कि सभी प्रकार की बीमारियों की जो जड़ है वह कब्ज है। तो इस प्रकार से इस बस्ती कर्म को करके भी हमें अनेक प्रकार के जो हमारे शारीरिक लाभ है उन शारीरिक लाभों को भी हमें प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात में जो 29वां सूत्र है, 29वें सूत्र में या हम यूँ कह सकते हैं कि जो तीसरी क्रिया है वह है नेति। इस नेति क्रिया के लिए लगभग 1 हाथ लंबा, यानी कि 1 हाथ लंबा जो पतला सूत्र होता है उस सूत्र को लिया जाता है। और वह जो सूत्र होता है वह कोमल सूत्र होता है। इसको एक बीता भी बोलते हैं। एक बीता लगभग होता है 9 इंच का। और यदि चौड़ाई की हम बात करें तो लगभग 4 mm ले सकते हैं, मिलीमीटर। इतना लगभग मोटा जो सूत होता है, जो धागा होता है, उसको लिया जाता है और इस सूत को लेकर के नासिका के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। नासिका के अंदर से प्रवेश करा करके मुंह से इसको निकाला जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे हमारी जो नासिका छिद्र होती है उसके अंदर उसको ऊपर नीचे किया जाता है। इसको करने से क्या होगा कि इस नासिका द्वार और अंदर जो हमारी निजल केविटी होती है उसके अंदर जमा हुआ जितना भी वेस्ट मटेरियल या जो पदार्थ होता है या श्लेष्मा आदि, मेद आदि जो जम जाता है वह उस सूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। आज हम देखते हैं कि जो नीति की जाती है वो रबर के माध्यम से भी की जाती है, जिसको हम रबर नीति के नाम से भी जानते हैं। हालांकि रबर नीति जो होती है मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होता है, क्योंकि जो रबर होता है चिकना होता है और रबर अंदर के किसी भी श्लेष्मा को अवशोषित नहीं करता है, उससे चिपकता नहीं है। हाँ, रबर नीति से एक काम हो सकता है कि जो प्रारंभिक साधक होते हैं उनके लिए रबर अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि जब हम पहली बार में नाक के अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश करवाते हैं तो छींक आदि आती है, क्योंकि अंदर की जो झिल्ली और होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। तो जो रबर होता है धीरे धीरे जब उसका अभ्यास किया जाता है उसके पश्चात यदि हमें सूत्र का अभ्यास करें तो उसमें इस क्रिया को करने में बड़ी सरलता होगी। उस दृष्टि से उसका रबर का अभ्यास किया जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जल नीति भी करते हैं, यानी कि जल के द्वारा। उसमें होता क्या है कि एक टोंटीदार जो लोटा होता है उसमें जो गुनगुना पानी होता है वो भर लिया जाता है और एक नासिका के ऊपर उस लोटे को रखा जाता है और थोड़ी सी गर्दन को झुकाया जाता है। तो जो पानी होता है प्रेशर के साथ में अपने आप ही आगे बढ़ता है, निजल केविटी से होते हुए जब जो नीचे वाली नासिका होती है वहाँ से उसको जो स्पेस मिलता है वहाँ से होकर के वह निकल जाता है। तो उस जल के साथ में जो भी अंदर के पदार्थ होते हैं वह बाहर निकल जाता है। तो अल्टरनेट रूप से पहले एक नासिका से और उसके बाद में हमें दूसरी नासिका से जल नीति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जल नीति भी होती है, घृत नीति भी होती है, दुग्ध नीति भी होती है, अनेक प्रकार से लोग करते हैं। लेकिन हठयोग के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जल नीति आदि का कोई वर्णन नहीं है, जल की कोई बात नहीं कही गई है। वहां पर जो बात कही गई है, सूत्रों में जो बात कही गई है वह सूत्र नीति की ही बात कही गई है। तो जो हमारे कपाल से संबंधित जितने भी विकार होते हैं वो विकार इससे दूर हो जाते हैं। और कहा गया है कि कंधे से ऊपर जितने भी विकार होते हैं वो तत्काल इससे नष्ट हो जाते हैं और साथ ही दिव्य जो दृष्टि होती है वह भी इससे प्राप्त होती है।
आगे वाली जो क्रिया आती है वह है त्राटक। यानी कि जो 31वां सूत्र है उसमें जो त्राटक की बात कही गई है, जो त्राटक है, त्राटक में क्या होता है कि आप अपने से लगभग 2 या 3 फीट की दूरी के ऊपर किसी भी दीवार के ऊपर, यदि सफेद रंग की दीवार है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु बना लीजिए। यानी कि किसी भी वस्तु को एकाग्रता के साथ बिना पलक झपकाए एक टक देखना ही क्या है, त्राटक है। आप त्राटक किसी बिंदु के ऊपर भी कर सकते हैं। आप त्राटक मोमबत्ती की जो लो होती है उस लो के ऊपर भी आप त्राटक कर सकते हैं। और जब हम किसी भी बिंदु के ऊपर देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो इससे हमारी एकाग्रता की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। इसका जो अभ्यास होता है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब हम शुरुआत में लगातार आंखों को खुला रखते हैं तो आंखों में हल्की जलन हो सकती है, आंखों से आंसू भी आने लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि आप तब तक उस बिंदु को देखते रहिए जब तक कि आंखों से आंसू निकलने शुरू न हो जाए। और जब आंखों से आंसू निकलने शुरू होने शुरू हो जाते हैं तब आप आराम से आंखों को बंद करके रिलैक्स हो सकते हैं। जब आप रिलैक्स हो जाएं तो पुनः आंखों को खोलें और पुनः उस बिंदु को देखने का प्रयास करें। यदि मोमबत्ती के ऊपर करना चाहें तो आप एक बंद कमरे में, जहां पर बिल्कुल अंधेरा है, और उस अंधेरे के अंदर आप उस मोमबत्ती को जला लीजिए और एक टक आप उसकी ऊपर की जो लो है उसको आप देखते रहिए। ध्यान ये रखना है कि वहां पर हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लो स्थिर होनी चाहिए। यदि हवा का प्रवेश होता है तो लो फिर हिलने डुलने लग जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो देखने को मिलता है वह यह है कि इससे कंसंट्रेशन पावर जबरदस्त रूप से बढ़ती है। इसका प्रयोग लंबे समय तक मैंने भी करके देखा है, और जो मुझे अनुभव हुआ है कि जब हम शुरुआत में बिंदु या लो को देखते हैं, मैंने मोमबत्ती के लो के ऊपर किया था, तो शुरुआत में जब हम देखते हैं तो हमें आसपास भी कुछ पड़ा हुआ है ऐसा महसूस होता है कि इधर देखिए कुछ है, उस चीज का आभास होता है। लेकिन जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन इतना बढ़ता जाता है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो एकाग्रता है, वह बिल्कुल एक जगह क्या होती जाती है, एक जगह वह सेंट्रलाइज होती जाती है, और उसके बाद में उस लो के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि आसपास जो आभास हो रहा था वह आभास भी क्या हो जाता है, वह आभास भी मिट जाता है, और केवल लो दिखाई देती है। इतना ही नहीं, उस लो के साथ में कई प्रकार की आकृतियां भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो लो क्या हो जाती है, वह गायब हो जाती है। यदि इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है तो उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, अभ्यंतर त्राटक करना चाहिए। यानी कि त्राटक के 2 प्रकार हो गए, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। जब तक हम बाह्य वस्तु को देख रहे हैं, उसके ऊपर हम अपने चित्त को टिकाए हुए हैं, तब तक वह बाह्य त्राटक है। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब हमें आंखों को बंद करके आंतरिक रूप से उस लो या बिंदु को देखना चाहिए, और वो दिखाई देता है। आप जब आंखें बंद कर लोगे तब आपको बिल्कुल वो जो लो है वह दिखाई देगी। लेकिन शुरुआत में होता क्या है, वो जो लो होती है वह दौड़ती है, आपसे दूर जाती है, और आप उसका पीछा करते हो, और उससे बार बार जो एकाग्रता होती है, जो ध्यान होता है, वो भी भंग होता है। लेकिन और अभ्यास जब करोगे तो आंतरिक रूप से भी वो जो लो आपको दिखाई दे रही है वह लो भी आपकी एक जगह स्थिर हो जाती है। तो यह जो त्राटक है, यह त्राटक हमारे ध्यान में भी क्या होता है, ध्यान में भी यह सहायक होता है। इतना ही नहीं, हठ योग आदि ग्रंथों में कहा गया है कि जो कोई साधक इस त्राटक का अभ्यास करता है उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि जो तनाव होते हैं वह तनाव भी इसके क्या होने शुरू हो जाते हैं, दूर होने शुरू हो जाते हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो यह रामबाण है। यानी कि हमारी जो स्मृति होती है बड़ी शार्प होती है। जिनको बार बार भूलने आदि की जो शिकायत होती है
वह दूर होती है। यानी कि यदि हम अपनी इस स्मृति का विकास करना चाहते हैं तो हमें निश्चित ही इस त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो ज्ञान तंतु होते हैं वो इससे सक्रिय बनते हैं, और जैसे जैसे ज्ञान तंतु सक्रिय बनेंगे वैसे हमारे जो स्मृति पावर है यानी मेमोरी पावर है वह हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए इससे जहां एक और नेत्र विकार दूर होते हैं, वहीं अनिद्रा, तंद्रा आदि जो बीमारियां हैं, आलस्य है, वह भी इससे दूर होते हैं। इसलिए हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि यह बड़ी गुप्त रखने योग्य क्रिया है। जिस प्रकार से स्वर्ण को या स्वर्ण पेटी को हम गुप्त रखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी गुप्त रखना चाहिए, और इससे प्राप्त होने वाली जो दिव्य दृष्टि है उसको भी गुप्त रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नेति है, जो हमारा यह त्राटक है, इस त्राटक का हम अभ्यास करके कई सारे प्रकार के जो लाभ है हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे जो 33वें सूत्र में नोली के बारे में बताया गया है कि भाई सामने झुक करके पेट को दाएं और बाएं तेजी के साथ में उसका मूवमेंट कराना, उसको चालित करना, उसको नोली क्रिया कहा गया है। हमें कई प्रकार के साधकों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने पूरे पेट को अंदर पिचका करके दाएं बाएं यानी कि जो वाम भाग है, दक्षिण भाग है, ऊपर है, नीचे है, पेट को किस प्रकार से चक्री की तरह भी वो संचालित कर लेते हैं। इससे क्या है कि जो हमारा पेट की जो आंतें हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, ड्यूडेनम है, उन सब की वास्तव में देखा जाए तो आंतरिक रूप से बहुत अच्छे ढंग से मसाज हो जाती है, और उनके अंदर जो भी विकार होते हैं वो विकार इससे दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह हठ योग की सर्वोत्तम क्रिया है। यानी कि इन 6 क्रियाओं में जो श्रेष्ठ क्रिया है, जो सर्वोत्तम क्रिया है, वह नोली क्रिया है। और वात एवं पेट के लिए तो इसके मुकाबले कोई क्रिया है ही नहीं। यदि कोई अपना मोटापा भी कम करना चाहता है तो भी वह इस क्रिया को कर सकता है। यह सभी प्रकार के वात दोषों को दूर करने वाली क्रिया है। इतना ही नहीं, यह हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, और जब हम उसके ऊपर आते हैं जिसको तेजस केंद्र या मणिपुर चक्र भी बोला जाता है, इसको भी यह जो क्रिया है एक्टिव करती है। तो इस प्रकार से यह जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के द्वारा हमें शारीरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो आगे वाली जो क्रिया आती है नोली के बाद में, और जो 35वें सूत्र में बताई गई है, छठी और अंतिम जो क्रिया है कपालभाति। इस कपालभाति को आजकल अधिकतर लोग प्राणायाम के रूप में लेते हैं, जबकि वास्तव में ये प्राणायाम न होकर के यह एक षटकर्मों के अंदर एक शोधन क्रिया है। और इस क्रिया में तेज गति के साथ में श्वास प्रश्वास किया जाता है। हालांकि हठ प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा हुआ है तेज गति से श्वास और प्रश्वास करना, जबकि हम कपालभाति किस प्रकार से करते हैं? हम करते हैं कि इसके अंदर केवल और केवल श्वास को छोड़ना है, श्वास को लेना नहीं है। यानी कि श्वास को छोड़ते जाना, और जैसे जैसे श्वास को हम छोड़ेंगे अंदर दबाव कम होगा तो अपने आप श्वास अंदर जाएगा, और इस प्रकार से कपालभाति को किया जाता है। इसका नाम कपालभाति क्यों पड़ा? कपाल यानी कि हमारा यह सिर का जो भाग है, सिर का जो ये अग्रभाग है, और भा का अर्थ होता है भा यानी भास्कर, भास्कर यानी कि प्रकाश। इस कपालभाति की क्रिया से हमारा जो यह कपाल है, कपाल के विकार दूर होकर के और इसके ऊपर एक चमक आ जाती है, एक प्रकाश, यानी कि हमारे चेहरे के ऊपर एक आभा, एक प्रकाश आ जाता है। और यह जो कपालभाति है, ये हमारे शरीर के 20 प्रकार के
कफ दोषों का निराकरण करता है। तो साथियों, अभी हमने इन 6 प्रकार के षट कर्मों को पढ़ा। अभी इस व्याख्यान में हम इतना ही जानेंगे। आगे फिर हम विभिन्न प्रकार के और जो प्राणायाम है उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।